hope you all be doing great. Welcome to Academy Academy. आपका मेरे साइड योर टीचर. So students, आज हम अपने skeletal system of man क्लास टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन. स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, हमने स्केलेटल सिस्टम जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था, राइट. और फिर हमने जो है वॉल्टर स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स को डिटेल में देखा था और टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में स्टडी किया था. तो आज हम जो है वो क्या करेंगे कि हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी जो मसल्स हैं वो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यू कैन से उनके स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो अब होता ये है कि बेसिकली स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो हमारे पास SFM है, इसमें है ये कि बेसिकली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो थिक फिलामेंट्स के साथ स्लाइड पास करते हैं. ठीक है, यानी वो आपस में स्लाइड करते हैं. स्लाइडिंग फिलामेंट से क्या कहते हैं, यानी फिलामेंट्स आपस में स्लाइड करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ओवरलैपिंग होगी और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी. ठीक है, ये बेसिकली इस थ्योरी की यू कैन से कोर बात है, मेजर कोर थिंग अबाउट दिस थ्योरी इज दैट. तो इसमें होगा कि थिन फिलामेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, थिक वंस के साथ स्लाइड करेंगे और ओवरलैप करेंगे एक ग्रेटर डिग्री तक. ठीक है, और जब मसल सेल्स रिलैक्स होता है, यानी रिलैक्स मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, थिक और थिन फिलामेंट्स जो होते हैं ना वो सिर्फ ए बैंड के एंड्स पे ओवरलैप करते हैं. ठीक है, ए बैंड के बारे में आप लोग प्रीवियस लेक्चर पढ़ चुके हैं. तो ए बैंड के एंड के ऊपर सिर्फ ओवरलैपिंग होती है, लेकिन जब मसल फाइबर्स नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करते हैं तो फिर मायोसिन हेड्स जो होते हैं वो मायोसिन बाइंडिंग साइड्स के साथ अटैच होते हैं और फिर स्लाइडिंग स्टार्ट होती है. ठीक हो गया. अब मायोसिन हेड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो मायोसिन बाइंडिंग साइड्स के साथ अटैच होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर और इसकी वजह से क्या होता है, स्लाइडिंग होती है. और फिर ये जो लिंक्स बन रहे होते हैं ना, जाहिर सी बात है जब स्लाइडिंग होगी ए बैंड के ऊपर तो उसकी वजह से लिंक्स बनेंगे जिन और इन लिंकेजेस को हम क्रॉस ब्रिजेस का नाम देते हैं. और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये क्रॉस ब्रिजेस बन भी रहे होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस टूट भी रहे होते हैं. ठीक है, यानी एक क्रॉस ब्रिज बनेगा, एक क्रॉस ब्रिज टूटेगा. इस तरह से जैसे जैसे हम रैकेट को प्रोपेल करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल इस तरह से फिलामेंट्स जो हैं वो सैक्रोमियर के सेंटर तक मूव करते हैं. ठीक हो गया. अभी किस तरह से बाइंडिंग होती है और किस तरह से इसकी डी अटैचमेंट होती है, ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस कैसे बनती है और टूटती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी फुल डिटेल में. अभी जस्ट आपको ये बताया है कि इसमें होता क्या है कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, समझी सी आप लोग को यहाँ पर वो दे रहे हैं. ठीक हो गया. सो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि क्या होगा कि सिर्फ ए बैंड के एंड्स पे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी. क्या रिलैक्स मसल फाइबर में, यानी अभी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मसल रिलैक्स स्टेट में है. तो थिक और थिन फिलामेंट जो है वो सिर्फ ए बैंड के एंड्स पर जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगे. ठीक हो गया. लेकिन जब नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करेगा यानी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो फिर क्या होगा कि मायोसिन बाइंडिंग साइड जो है वो थिन फिलामेंट्स के ऊपर जो है वो क्या करेंगी, अटैच करेंगी, जिसकी वजह से स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी. सही हो गया. और इसके बाद क्या होगा, हमारे पास इस इवेंट के अंदर आप लोगों ने जो बातें याद रखी हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो ये है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हमारे पास जो ओवरऑल मसल सेल होता है वो शॉर्ट हो जाता है, आई बैंड शॉर्ट हो जाते हैं, दो सक्सेसिव जी डिस्क के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, एच जोन डिसअपीयर होता है और ए बैंड जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, बट लेंथ उनकी चेंज नहीं होती. आप लोगों ने याद रखना है किस चीज़ की लेंथ चेंज नहीं होती, ए बैंड की लेंथ चेंज नहीं होती है. उन मतलब यू कैन से उसके अंदर जो उनकी एक ए बैंड है दूसरा ए बैंड है वो एक दूसरे के करीब मजीद आएंगे, डिस्टेंस कम होगा बट उनकी लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जबकि आई बैंड लेंथ में शॉर्ट हो जाता है, जी डिस्क भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और एच जोन डिसअपीयर हो जाता है. ये बात आप लोगों ने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है. ये यहाँ पर डायग्राम में भी आप लोग को नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जी लाइन जो है वो रिड्यूस होगी. ये जी लाइन है यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी लाइन इतनी गुजर आएगी कॉन्ट्रैक्शन के बाद. ये पार्शली कॉन्ट्रैक्शन हुई, यानी आधी कॉन्ट्रैक्शन हुई आधी नहीं हुई. ये फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेटस में आपको नज़र आ रहा है, जी लाइन ना होने के बराबर रहेगी और एच जोन तकरीबन डिसअपीयर ही हो गया. ठीक हो गया. और ये पूरा एक ए बैंड उसने दिखाया हुआ है, उसके अंदर आपको दिखाया है कि जी लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ए बैंड के ऊपर, आई बैंड के ऊपर और साथ में हमारे पास जो एच जोन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. सही हो गया. अब नीचे आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिजेस की. ठीक है, यानी जो हमारे पास क्रॉस ब्रिजेस हैं ये किस तरह से कंट्रोल हो रही हैं. तो अब ये बात तो हमें पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन तब होती है जब एक न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी हमारे पास वो जंक्शन जहाँ पे नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम बहुत सारे अटैच, राइट. तो जब वहाँ पे कोई नर्व इम्पल्स आएगी, अराइव करेगी, तो नर्व इम्पल्स वहाँ तक पहुँचती है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तक. ठीक है, फिर क्या होगा कि वो नर्व इम्पल्स जो है वो सार्कोलेमा से टी ट्यूब्यूल तक जाएगी. ठीक है, यानी हम पता है सार्कोलेमा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स, राइट. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सार्कोलेमा तक जब जाएगी नर्व इम्पल्स तो वहाँ से फिर वो टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SR तक जाएगी. ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है पता आप लोगों को. फिर क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम गेट SR के ओपन हो जाएंगे. जैसी बात है, जैसे कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे तो कैल्शियम साइटोसोल में यानी साइटोप्लाज्म में आने लग जाएगा. और जब मसल रेस्ट स्टेज पे होगा तो ट्रोपोसिन जो है वो इस ट्रोपोमायोसिन इस स्टेट में होता है कि उसकी जो एक्टिन चेन होती है ना साइड, वहाँ पे वो कवर कर रहा होता है. ठीक है,
सो दैट के हेड्स ऑफ मायोसिन जो है वो इजीली अटैच हो सकें, यानी जिस जगह पे इजीली अटैच होते हैं ना मायोसिन हेड्स, वो जगह कवर्ड होती है। कौन कवर कर होता है? ट्रोपोमायोसिन अटैच कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली ट्रोपोमायोसिन क्या इस तरह से प्रेजेंट होता है कि रेस्ट स्टेज के ऊपर वो उन हेड्स को जो है वो कवर कर रहा होता है, सो दैट वहाँ पे कोई अटैचमेंट ना हो सके। और जब कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा तो फिर ये थोड़े से मूव कर जाते हैं, स्लाइटली मूव करने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रोपोमायोसिन जो है वो रिप्लेस हो जाता है, यानी ट्रोपोमायोसिन वैसे इनिशियली तो मायोसिन हेड्स को कवर करके रखता है, लेकिन फिर इस स्टेट में क्या होता है कि वो एक्सपोज कर देता है मायोसिन हेड की बाइंडिंग साइट्स को। जैसे ही जब वो एक्सपोज करता है तो फिर मायोसिन हेड जो है वो अटैच हो जाता है एक्टिन फिलामेंट के साथ, और जैसे ही अटैचमेंट होती है एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, क्रॉस ब्रिजेस ब्रोकन डाउन, यानी क्रॉस ब्रिजेस टूट जाती हैं, और इस फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन की वजह से जो है वो पूरा जो है वो हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट हो रही होती है। ठीक हो गया? बात समझने वाली है, फिर से समझाती हूँ। हो ये रहा है, हमारे पास जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है तो उसको इनिशिएट करवाने के लिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारे पास क्या होगा? नर्व इम्पल्स आएगी। जैसे ही नर्व इम्पल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आएगी तो फिर क्या होगा? सार्कोलेमा के थ्रू, टी ट्यूब्यूल के थ्रू जो है वो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम तक नर्व इम्पल्स जाएगी। फिर जैसे ही वहाँ तक नर्व इम्पल्स पहुँचेगी तो वहाँ पे कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम गेट्स ओपन होने से हमारे पास क्या होगा कि जो बेसिकली कैल्शियम रिलीज है साइटोसोल के अंदर वो हो जाएगा। कैल्शियम रिलीज साइटोसोल के अंदर होने लग जाएगा, यानी कैल्शियम आयंस जो है वो साइटोसोल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास मसल जो है वो रेस्ट स्टेट पे होगा। ये बात मैं बता चुकी हूँ। जब मसल रेस्ट स्टेट पे होता है तो एक्टिन चेन की जो साइड्स होती है ना वो कवर्ड होती है ट्रोपोमायोसिन से, ठीक है। लेकिन जब कैल्शियम बाइंड कर देता है ना ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उस कैल्शियम की बाइंडिंग की वजह से क्या होता है कि वो थोड़े से अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि ट्रोपोमायोसिन जो है वो मायोसिन हेड्स को एक्सपोज कर देता है, और फिर क्या होता है कि बाइंडिंग साइट्स खुल जाती हैं, और फिर क्या होता है कि जैसे ही अटैचमेंट होती है तो एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलिसिस से क्या होता है? हमारे पास जो क्रॉस ब्रिजेस टूट जाती हैं, फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन से ओवरऑल स्लाइडिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। ये नीचे डायग्राम आपको नजर आ रहा है, रेस्टिंग स्टेट में सामने नजर आ रहा है, ये हमारे पास ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है। ये ट्रोपोनिन के साथ जब बाइंड करता है तो हमारे पास क्या होगा? एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, सही होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर देगा, ये आपको नजर आ रहा है, कैल्शियम आके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर गया, ठीक हो गया। जब कैल्शियम हमारे पास ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा तो फिर पावर स्ट्रोक स्टार्ट होगा। इसकी वजह से क्या होगा? सार्कोमियर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, और इससे क्या होगा कि मायोसिन से एटीपी और पीआई जो है वो डिसिपेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा? नया एटीपी जो है वो क्या करेगा? जो है वो मायोसिन के साथ आके अटैच करेगा, और फिर दोबारा से जो है हमारे पास मायोसिन हेड दोबारा से जो है यू कैन से हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होगी, एटीपी दोबारा से हाइड्रोलाइज होगा, दोबारा से रेस्टिंग स्टेट आ जाएगी, सही हो गया। तो ये पूरा हमारे पास जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है और मसल कॉन्ट्रैक्शन का। फिर से समझते हैं, बता चुकी हूँ 2-3 बार, तीसरी बार बता रही हूँ, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में हमारे पास क्या हो रहा है? सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आ रही है हमारे पास बाकी मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, वो आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें। अब होता क्या है? बेसिकली सबसे पहला स्टेप नर्व इम्पल्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होगा? मोटर न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा, ठीक है। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। बेसिकली हो क्या रहा है? एक मोटर न्यूरॉन जो है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा है, ठीक है, और एसिटाइलकोलिन रिलीज से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, ठीक है। बेसिकली बात ये है। तो होगा क्या कि एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर में आ जाएगी, ठीक हो गया। एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर हो जाएगी। फिर क्या होगा? सेकंड स्टेप में कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा? कैल्शियम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम कैल्शियम एंड साइटोप्लाज्म रिलीज करेगा। सेकंड स्टेप तीसरा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट, यानी कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाएंगे जिसकी वजह से कन्फर्मेशन शिफ्ट होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारे पास मायोसिन बाइंडिंग साइट से एक्टिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन हट जाएगा और मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाएंगी, ठीक हो गया। फोर्थ स्टेप में क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी, मायोसिन हेड्स बनेंगी, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, और एक्सपोज साइट जो है वो एक्टिन की उस पर मायोसिन हेड जाके बाइंड करना स्टार्ट कर देगी। पावर स्ट्रोक में क्या होगा? मायोसिन हेड जो है वो सेंटर ऑफ द सार्कोमियर की तरफ जो है हमारे पास क्या करेगा? एक्टिन फिलामेंट्स को स्ट्रेच करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सार्कोमियर जो है वो अपनी लेंथ में शॉर्ट होने लग जाएगा, यानी उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उससे वो जो है वो कम होने लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा मिडिल से। फिर एटीपी बाइंडिंग और डी अटैचमेंट होगी, अब नया एटीपी मायोसिन हेड के साथ बाइंड करेगा जिसकी वजह से क्या होगा? वो एक्टिन के साथ डी अटैच हो जाएगा। एटीपी के हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? दोबारा से मायोसिन जो है वो एक अनदर साइकिल में चला जाएगा, सही होगा। बात समझ आ गई। यानी हमारे पास क्या होगा? एटीपी बाइंडिंग और डी अटैचमेंट से हमारे पास मायोसिन जो है वो एक्टिन से डी अटैच हो जाएगा, और फिर एक और नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, नया एटीपी जनरेट होगा नेक्स्ट फर्दर साइकिल के, ठीक है। यानी एक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नेक्स्ट फर्दर कॉन्ट्रैक्शन के लिए दोबारा से जो है वो फिर एटीपी जनरेट होगा। अब क्या होगा? जब हमारे पास स्टिमुलेशन खत्म हो जाती है तो कैल्शियम दोबारा से साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना स्टार्ट हो जाता है, ट्रोपोमायोसिन दोबारा से क्रॉस ब्रिजेस बनाने
मतलब क्रॉस ब्रिजेस टूट रहे होते हैं, तो क्रॉस ब्रिजेस टूटने की वजह से क्या होता है, दोबारा से ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट को कवर अप कर देता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोग के पास साइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो एंड हो जाता है। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी सा टॉपिक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स पे। ठीक है, यानी एंटागोनिस्टिक कहते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं और एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं, यानी एक अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो दूसरा रिलैक्स करेगा, दूसरा रिलैक्स करे तो पहला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस तरह से। ठीक है, अब ये बात हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन से अटैच होता है वो लिगामेंट होता है। ठीक है, और जब मसल जो है वो एक जगह से मैं ये बात बता रही हूँ कि एक एंड जो है वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, रिलैक्स स्टेट में होता है। जो एंड जो कि स्टेशनरी होता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और वो वाला जो कि मूव कर रहा होता है उसको हम इंसर्शन कहते हैं। दोनों अटैचमेंट वो एंड हैं जो बोन्स के। ठीक है, और जब हमारे पास मसल हर मसल के पास एक ओरिजिन होता है और हर के पास एक इंसर्शन होता है, और बेली वो थिक रीजन होता है जो दोनों इंसर्शन और ओरिजिन के दरमियान के होते हैं, जो कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। बोन्स जो हैं वो हमारे पास इंसर्शन की जो है वो ओरिजिन की तरफ ड्रॉ होती हैं, यानी नॉन लीनियर कॉन्ट्रैक्शन जो इंसर्शन की तरफ ड्रॉ होती हैं बेसिकली, वो हमारे पास दूसरी तरफ जॉइंट की चली जाती हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो ओरिजिन की तरफ ड्रॉ शुरू हो जाती है इंसर्शन के अंदर। ठीक है, यानी जहाँ पे उसका ओरिजिन है ना, वो उस तरफ उसके खिंचाव ज़्यादा होता है, और फिर और दूसरी साइड पे जो है वो इतना नहीं होता जिस तरफ जॉइंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी बता रहे हैं फ्लेक्सर मसल, जो हमारी आर्म का मसल होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बोन के ऊपर बेंड करता है। ठीक है, और एक्सटेंसिव मसल जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बोन के ऊपर जॉइंट करता है। ठीक है, फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंशन मसल। फ्लेक्सर मसल वो जो फ्लेक्शन कॉज करेगा, एक्सटेंशन मसल जो एक्सटेंशन कॉज करेगा। फ्लेक्सर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो बेंड करेगा, जब एक्सटेंशन मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो स्ट्रेट करेगा जॉइंट को। ठीक है, फॉर मूवमेंट ऑफ बोन इन टू डायरेक्शन मसल वर्क इन पेयर मैं बता चुकी हूँ। और जब फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सटेंसर लैग करते हैं, एंड वाइस वर्सा। और इस अरेंजमेंट को ही हम एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट कहते हैं, यानी एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो दूसरा रिलैक्स करेगा, और दूसरा अगर रिलैक्स करे तो पहला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वाइस वर्सा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मूवमेंट इन नी जॉइंट। ठीक है, यानी हमारा जो नी जॉइंट है उसकी मूवमेंट किस तरह से हो रही है, यहाँ पे उसने एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट में ये समझाया है बेसिकली। तो ये बाइसेप्स फेमोरिस आप लोग को जो है ये मसल दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो नी जॉइंट दिखाया हुआ है। सही हो गया। अब यहाँ पे आपको वो सिखा रहा है कि बेसिकली इसमें किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो अगर टिबियो फीमोरल जॉइंट की बात करें, यानी हमारे पास जो नी जॉइंट है उसमें फीमर और टिबिया ही है। ठीक है, यानी फीमर और टिबिया के दरमियान का जॉइंट होता है। एक हिंज जॉइंट है, ठीक है, जो कि सिर्फ रोलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट अलाउ करता है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन अलाउ करता है। ठीक है, यानी हम अपने घुटने को जो है वो 180 डिग्री के एंगल तो मूव नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ ऊपर और नीचे ही मूव कर सकते हैं। सही है। तो इसका क्या होता है, हमारे पास जो फ्लेक्शन होती है वो ऑब्वियसली बात है फ्लेक्सर मसल करवा देते हैं। ये होते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो कि हमारी अपर लेग थाई में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो मेजर हैमस्ट्रिंग मसल है वो बाइसेप्स फेमोरिस है। ठीक है, और इसके पास दो रीजन है, वन इसका पेल्विक गिर्डल है और दूसरा इसका फीमर है। यानी एक पेल्विक गिर्डल के अंदर इसका जा रहा होता है, इसका जो रीजन होता है मसल का। ठीक है, और दूसरा इसका जो है वो कहाँ जा रहा होता है, टॉप ऑफ फीमर पे जा रहा होता है। ये आप लोग नजर आ रहे हैं बाइसेप्स फेमोरिस। तो एक इसका जो रीज़न है वो हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, अपर पार्ट ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला में जा रहा है। ठीक हो गया। और मतलब इसकी जो इंसर्शन है ना, वहाँ पे टेंडन बेसिकली जो आपके पास मसल और बोन को आपस में ज्वाइन कर रहा होता है, वो जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, टिबिया और फिब्यूला। यानी टिबिया और फिब्यूला के जो अपर पार्ट्स हैं ना, वहाँ पे इसकी जो दो जंक्शंस हैं वहाँ पे ये दो पोर्शन में डिवाइड होता है। और एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंशन में से कह रहे होते हैं जो कि फ्रंट ऑफ द थाई में प्रेजेंट है। अब आप लोगों ने बात याद रखनी है, एक्सटेंशन मसल्स फ्रंट ऑफ द थाई पे प्रेजेंट है, एक्सटेंशन कॉज कर रहे हैं, और जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द बैक ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थाई। यानी ये फ्रंट पे जो प्रेजेंट है वो एक्सटेंशन मसल्स है, बैक पे जो प्रेजेंट है वो जो फ्रंट पे प्रेजेंट है वो हमारे पास एक्सटेंशन मसल है, और जो बैक पे प्रेजेंट है वो हमारे पास फ्लेक्सर मसल है। ठीक होगा। अब मेन एक्सटेंशन मसल की बात करें तो एक्सटेंशन मसल जो हमारे पास है वो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस है। ठीक है, और ये इलियम और फीमर के पास होते हैं। ठीक हो गया। और फिर टेंडन सराउंडिंग द पटल नी कैप, यानी ये यहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, इलियम और फीमर से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी प्यूबिक सिम्फिसिस नीचे से स्टार्ट हो रहा होता है ये, और कहाँ तक आ रहा होता है, जो हमारे पास नी कैप होती है वहाँ तक एक्सटेंडेड होता है। ठीक हो गया। अब होता ही है हमारे पास हमारी जो वो है ना थाई है, उसके पास एक फिसिफॉर्म मसल भी प्रेजेंट होता है। फिसिफॉर्म मसल से मुराद ये है कि एक इस तरह का मसल जो कि एक कुशन लाइक
यू कैन से उसकी स्ट्रक्चर होता है कुशन लाइक, उसकी कैपेबिलिटी होती है जिसको हम स्टेमिनोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। सेमी टेंडियोसिस, टेंडिनोसिस भी बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये जो हमारे पास क्या करता है बेसिकली, ये शॉक से जो है ना वो उसकी प्रिवेंशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि हमारी जॉइंट के ऊपर जैसे उठते हैं बैठते हैं, और मोस्टली एक्टिविटीज़ जिसमें हमारी लेग्स इन्वॉल्व होती हैं, तो नी के ऊपर जो है काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो वो उस प्रेशर से बचाने के लिए हमारे पास जो है ये अपर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में थाई के जो है हमारे पास ये वाला मसल प्रेजेंट होता है। और हाँ, हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो हमारे पास जो बैक साइड ऑफ द थाई पे प्रेजेंट है, ठीक है। यानी एक मसल आगे की तरफ प्रेजेंट है, एक मसल पीछे की तरफ प्रेजेंट है, तो उसको हम सेमी मेम्ब्रेनोसिस बोलते हैं, ठीक हो गया। ये इनके सिर्फ इसने नेम्स बताए मैं। अब ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट है, यानी हमारे पास एक मसल फ्लेक्सर मसल है, दूसरा एक्सटेंसर मसल है, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा। उसका पूरा आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, इनके नेम्स अच्छे से पता होने चाहिए। MCQ मैडम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल एंड टिबियो फेमोरल जॉइंट, तो फिर उसमें आपने ये सारा पैराग्राफ जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना। सो इतना कोई मुश्किल बात नहीं थी, बहुत ईजी सा टॉपिक था। नीचे आए थे मसल डिसऑर्डर्स, तो थोड़े से ही जो है हमारे पास 3-4 मसल डिसऑर्डर्स हैं, इनको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे मसल से काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स रिलेटेड होते हैं, जिसमें मसल फटीग, क्रैम्प और टेटनी वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब मसल फटीग की बात करें तो फटीग कैसे कहते हैं, थकावट को। जब हमारे पास मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाते हैं, और इतने कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनके क्या होता है कि वो मजीद कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी उनमें नहीं रहती है, लूज़ कर देते हैं एबिलिटी। तो उस इनएक्टिविटी की जो टेम्प्रेरी स्टेट होती है उसको मसल फटीग कहते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो लैक्टिक एसिड और आयनिक इम्बैलेंस एक्यूमुलेशन आ जाती है, ठीक है। यानी हमारे पास लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग एक्सट्रीनियस एक्सरसाइज, ठीक है। ज़्यादातर यही होता है कि जब एक्सरसाइज हम कर रहे होते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाती है, आयनिक इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स जो है वो फटीग स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से pH भी गिर जाता है और मसल्स भी दर्द करने लग जाते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा क्रैम्प की अगर हम बात करें तो ये टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है पूरे मसल की, कुछ सेकंड्स तक रहती है, कुछ घंटों तक भी रह सकती है, और इसकी वजह से फिर टाइटली ड्रॉन और पेनफुल भी मसल हो सकता है। और ये ज़्यादातर थाई और हिप मसल्स में होता है, और ये नाइट में होता है या फिर एक्सरसाइज के बाद होता है। इसकी रीज़न क्या है, लो ब्लड प्रेशर होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन में इरिटेबिलिटी हो जाए, तो इट्स वेरी रेयर केस, ठीक है। तो इट्स समथिंग के मतलब एक माइल्ड से स्टेट होता है और टेम्प्रेरी स्टेट होता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन की किस वजह से हुआ है, और ये मोस्टली रात के वक्त ही होता है, अक्सर सोते हुए भी हो जाता है, इसको हम क्रैम्प बोलते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज टेटनी। टेटनी में बात करें तो क्या होता है कि कॉन्टीन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है ना बॉडी जो है वो उसमें जो है यू कैन से सिजियोर्स आने लग जाते हैं, ठीक है। यानी बॉडी शेकिंग स्टार्ट करती है क्योंकि कैल्शियम इम्बैलेंस हो जाता है। कैल्शियम इम्बैलेंस आपको पता है, कैल्शियम हमारी जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में इंपॉर्टेंट है, हमारी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट से भी इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो अगर कैल्शियम इम्बैलेंस हो जाएगा तो मसल्स जो है वो एक्साइटेबिलिटी भी उनकी हो सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाएँ, ये भी हो सकता है मसल कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें, ठीक है। तो उसकी वजह से न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, और जो हमारे पास है वो सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, यानी हम महसूस करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और इसकी वजह से अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ दें टेटनी को, तो ये भी हो सकता है कि लैरिंक्स के अंदर जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन रह जाए, पैरालिसिस हो जाए, एंड इट कैन अल्टीमेटली कॉज डेथ, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे अब आपके पास यहाँ पे ना इसने एक टेटनी और टेटनस के दरमियान डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। टेटनी अभी आप बता चुकी हूँ मैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बोलते हैं, जबकि टेटनस एक इन्फेक्शन है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एक बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नर्व्स और मसल्स जो है वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से नर्व सिग्नल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल लैरिंक्स स्पैम हो सकता है, जबकि इसकी वजह से क्या होता है, जॉ लॉक हो सकता है, ठीक है। यानी टेटनस के अंदर क्या होता है, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, और अगर वो मसल्स जॉ वाले हो तो जॉ लॉक हो सकते हैं, जिसकी वजह से पर्सन सांस नहीं ले सकता और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। दोनों के जो है वो यही होता है कि लाइक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है, बैलेंसिंग की जाती है। इसके अलावा टेटनस में क्या होता है, इम्यून ग्लोबिन दिया जाता है, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक हो गया। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन टेटनस एंड टेटनी, ठीक हो गया। अब नीचे आप लोग के पास 2 साइड पैचेस हैं, बहुत ईजी से, ठीक है। और अगर आप लोग फर्स्ट वाले की बात करें तो इसमें इसने जो है वो क्या किया हुआ है, बोन्स को बात की हुई है कि बोन्स जो है वो लिवर की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। मसल्स जो है वो पुल करते हैं बट पुश नहीं करते, यानी मसल्स से हम खींच सकते हैं पर धक्का नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि मसल्स जो हैं वो करेक्टिव टिश्यू के सारे अटैच होते हैं, केमिकल एनर्जी यानी टेंशन को केमिकल एनर्जी को टेंशन में कंट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं शॉर्ट करता है, और बहुत ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम लिवर को उसके हिंद के ऊपर जो है वो स्ट्रेच आउट कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम जो है वो वैरायटी ऑफ फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक हो गया। इसी वजह से हम मसल को जो है वो शॉर्ट कर लाइक मसल जो है वो अपनी लेंथ में शॉर्ट हो सकते हैं, रेस्ट स्टेज पे भी रह सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है मसल जो है वो पुल कर सकता है बट पुश नहीं कर सकता। अब रिगर मॉर्टिस क्या बुला है, ठीक है। रिगर मॉर्टिस एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली हमारे पास होता है जब डेथ हो जाती है ना पर्सन की, तो एटीपी नहीं बनता। ऑब्वियसली बात है जब पर्सन की डेथ हो जाएगी तो एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। और एटीपी शॉर्ट लाइक केमिकल है और वो जल्दी ख़त्म होने लग जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, मसल जो है वो अपनी उसी पोजीशन में, जिस क्रॉस पोजीशन उनकी बनी हुई थी उसी पोजीशन में रह जाते हैं। जाहिर सी बात है मज़ीद एटीपी तो बन नहीं रहा कि क्रॉस ब्रिजेस टूटे, तो फिर क्या होता है कि वो उसी स्टेज में क्रॉस ब्रिजेस रह जाती हैं और फिर उनको तोड़ना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स जो है वो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को रिगर मॉर्टिस बोलते हैं, रिजिडिटी ऑफ डेथ। और ये सारे बॉडी मसल्स में होता है, ठीक है। यानी हर बॉडी मसल्स जिस स्टेट में था वेदर कॉन्ट्रैक्टेड या रिलैक्स, उसके जो क्रॉस ब्रिजेस है वो टूटेंगे नहीं, ठीक है। और कुछ 4 से 5 घंटे के बाद होने लग जाता है ये डेथ के बाद, और फिर 34 आवर्स तक ये रहता है। इस टाइम तक क्या होता है मसल्स जो है वो लाइक मसल प्रोटीन्स जो है वो खुद ही डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो है हमारे पास सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम्स उसको जो है वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं और फिर रिगर मॉर्टिस खत्म हो जाती है। रिगर मॉर्टिस कहते हैं रिजिडिटी आफ्टर डेथ, यानी डेथ के बाद जो है बॉडी सख्त हो जाती है। वो बॉडी सख्त क्यों हो जाती है, क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस मज़ीद टूट नहीं सकते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन रुक जाती है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, और काफ़ी लेंथी हो गया था चैप्टर, बट मैंने इंशाल्लाह आज कवर जो है वो कर ही लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है फर्दर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट फर्दर कोई भी न्यू वीडियो आता है तो उसको मिस ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।